फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो आज जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले क्लास में जो है बताया था कि इसके पहले वाले क्लास में मैंने आपको बताया जब किसी भी द्रव में जो है गैस को घोलते हैं तो मतलब कौन सा रूल काम करता है, तो उसमें हेनरी का नियम काम करता है। ये मैंने आपको पहले के क्लास में बताया है, ठीक है। अगर आपने पहले के क्लास नहीं देखे हैं तो उसको एक बार जो है ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें जो है हेनरी का नियम को मैंने बताया है, ठीक ना, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ओके, और यहाँ पे जो है अभी तो आज हम लोग जो है इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जब द्रव को द्रव में मिलाया जाता है, ठीक ना, और वो भी कैसा द्रव, तो वाष्पशील द्रव होना चाहिए, ठीक ना, वाष्पशील द्रव, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और नॉर्मल वाला में तो वाष्प दाब होगा नहीं। जैसे अगर कोई लिक्विड है, जैसे कि आपने पानी में दूध को मिलाया, तो उसमें तो कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ेगा नहीं। वाष्प दाब बढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं बढ़ेगा। लेकिन हम लोग इसमें किसको पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग वाष्पशील द्रव के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले जो है विलयन समझते हैं हम लोग। आदर्श विलयन क्या होता है, तो मतलब ये सारा चीज़ समझेंगे, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे, आदर्श विलयन क्या होता है, अनादर्श विलयन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो है राउल्ट का नियम पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है, और आपको यहाँ पे राउल्ट के नियम के बाद हम लोग और क्या देखेंगे, कि देखिए, चलिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ थोड़ा थोड़ा करके। ओके, तो यहाँ पे जो है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, राउल्ट के नियम पढ़ेंगे, ठीक ना। राउल्ट के नियम के बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे क्वथनांक का उन्नयन, ठीक ना, क्वथनांक का उन्नयन, ठीक, क्वथनांक का उन्नयन हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इसके अलावा जो है आपेक्षिक वाष्प दाब पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ के बारे में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। ओके, यहाँ से जो है न्यूमेरिकल पूछा जाता है या फिर आपको प्रूव्ड करने के लिए पूछा जाता है। ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी ऑप्शन में आपको दोनों रहेगा, या तो आप न्यूमेरिकल बनाइए, नहीं तो आप जो है प्रूव्ड कीजिए। ओके, तो यहाँ पे आप जो है प्रूव्ड करने के लिए सीख जाइए, बाकी बात जो है न्यूमेरिकल आपका बिल्कुल आसान हो जाएगा। आप चाहे तो न्यूमेरिकल खुद से भी बना सकते हो, ठीक है। अगर आपने मोललता, मोलरता, ये सारा चीज़ अच्छे से पढ़ा है तो आपको न्यूमेरिकल बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैंने जो है मोलरता वाला जो है शुरू में ही पढ़ा है, सॉल्यूशन वाला चैप्टर में ही, तो वहाँ से जो है आप अपना कवर कर लीजिएगा। ओके, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो है आप सभी जगह एक बार जो है शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, ठीक है, जहाँ पे भी आप मतलब जो भी सोशल मीडिया यूज करते हो, ताकि जो है और भी मतलब फ्रेंड्स जो है आपका जुड़ सके, ठीक है। सभी जगह एक बार शेयर कर दीजिए। ओके, चलिए, तो हम लोग जो है क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो है मैं आपको एक चीज़ जो है बता देना चाहता हूँ। चलिए देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द्रव द्रव, है ना। तो द्रव द्रव का विलयन बनाना है, तो मान लो कि एक कोई द्रव है, ठीक ना, एक कोई सा भी द्रव है, तो उसको नाम दे दो 1। दूसरा कोई सा द्रव जो आप में मिलाना है उसमें, उसको नाम दे दो 2, ठीक है। ये दोनों क्या है, द्रव है, दोनों क्या है, द्रव है, ठीक। अब दोनों को मिला देना है, ठीक ना। और मान लो कि ये जो 1 वाला है द्रव, इसका मान लो मोल अंश x1 है, और इसका जो मोल अंश है वो x2 है, ये मान लो इतना, ठीक ना। तो दोनों का मोल अंश तो हो गया, ठीक, ठीक ना। और मोल अंश के बाद जो है इसका मान लो प्रेशर यानी वाष्प दाब, इसका मान लो P1 और इसका P2, ठीक है। तो इसी के बीच में जो है
एक संबंध बताए थे, ठीक ना, जिसे कि रावल्ट के नियम से जाना गया, ठीक ना। तो इसको लिखिएगा कैसे, रावल्ट का नियम। तो रावल्ट का नियम लिखने के लिए आपको लिखिएगा कि मान लीजिए कि कोई जो है ए और बी भी मान सकते हैं आप। मान लीजिए कि कोई द्रव जो है ए और बी है, जिसका कि वाष्प दाब P1 और P2 है, ठीक है, एवं उसका मोल अंश x1 एवं x2 है। तो इसके बीच में एक संबंध बताया गया जिसे कि रावल्ट के नियम से जाना जाता है। अब इसके बीच में जो संबंध है वो क्या है, तो ये देखिए, ये जो संबंध बताया गया है, ये बोला गया है कि इसका जो आंशिक दाब होता है ना, इसका आंशिक दाब इसके मोल अंश के समानुपाती होता है। ये किसके द्वारा बताया गया, तो ये रावल्ट के द्वारा बताया गया है। अब यहाँ पे देखिए, ठीक ना, चलिए ठीक है, देखिए आपको अब यहाँ पे देखो, ये जो, चलो अब यहाँ पे देखो, इसी को क्या किया P10। अब P10 है क्या, P10 जो है वो है शुद्ध घटक, इसका जो है ना सामान्य तापमान पे यानी NTP पे जो है वाष्प दाब है, ठीक है ना, P10, ठीक है, P10, ठीक। ठीक है, ये क्या है, वाष्प दाब है, यानी ये, ओह कहाँ चला गया, चलिए, हाँ तो यहाँ पे देखिए, जस्ट ए मिनट, चलिए यहाँ देखिए, तो ये जो है ना P1 जो है ये क्या आंशिक दाब है, और ये जो है आपका मोल अंश है, ये किसका है, द्रव 1 का, ठीक ना। और ये जो है P1 नोट जो है यानी P10 दिया हुआ है, तो इसको जो है P10 जो है ये क्या है, तो ये जो है शुद्ध घटक, यानी जब मिलाने से पहले जो है ना उस समय जो है इसका क्या था, वाष्प दाब कितना था, तो वो जो है, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, P10 इंटू आपका x1 क्या है, आपका मोल अंश है, यानी ये दोनों का गुणनफल जो है ये आपका P1 के बराबर होगा, ठीक है। जहाँ पे P1 क्या है, बिलियन में क्या है, बिलियन में आंशिक वाष्प दाब, ठीक है। उसी तरह P2 भी है, तो P2 में मतलब क्या हो जाएगा, P2 का जो है P2 का भी उसी तरह हो जाएगा, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे P2 बराबर हो जाएगा P2 नोट, यानी P2 नोट इसको बोलते हैं, जीरो जहाँ पे रहता है ना उसको बोलते हैं, तो P2 नोट इंटू x2, ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जहाँ पे P2 नोट क्या है, तो ये भी है आपका शुद्ध घटक में जितना वाष्प दाब होता है वो है, ठीक। अब P टोटल, यहाँ पे कुल लिखा हुआ है ना, यानी टोटल प्रेशर जो है वो क्या होगा, तो ये दोनों प्रेशर के बराबर होगा। बिल्कुल सिंपल सा बात है कि जैसे कि मान लो दो द्रव है, तो टोटल प्रेशर क्या होगा, दोनों प्रेशर के बराबर होगा, तो ये उसी तरह से है, ठीक है। अब यहाँ पे P1 और P2 का मान रखा गया, तो P1 और P2 का मान कितना आया था, तो P1 और P2 का मान आया था यहाँ पे, ठीक ना। ये देखो, ये यहाँ पे P1 का मान है और ये आपका P2 का मान है, इतना आया था, तो यही मान रखा गया, फिर दोनों को जोड़ दिया गया। आपको एक चीज़ जो है, मैंने आपको जब मोल अंश पढ़ा रहा था तो उस समय मैंने आपको बताया था कि सभी मोल अंश का मान कितना होता है, 1 के बराबर होता है,
जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना भी रहे तो उसका मान कितना 1 के बराबर होता है, ठीक ना। तो ये मान के चलो x1 बराबर क्या हो जाएगा, x1 बराबर 1 माइनस x2 ये हो जाएगा। और ये जो है आपका वही लिखा गया है यहाँ पे जो x1 दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो ये जो है आपका यहाँ पे देखो ये जो है x1 का ही मान रखा गया है इंटू P1 नोट, उसके बाद फिर ऐसे ही छोड़ दिया गया, ठीक है। अब जो है क्या किया गया है, कॉमन ले लिया गया है, तो कॉमन लेने के बाद जो है इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। P1 नोट को एक साइड में ले लिया, बाकी बाद इस दोनों का जो है कॉमन लिया गया, तो ये बिल्कुल इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है, यही क्या है, ये जो है आपका रावल्ट का नियम है, ठीक ना। यही जो है आपका रावल्ट का नियम, ठीक। बस आपको वहीं तक देखना है, ये डाल्टन का नियम है जो कि जो है बिल्कुल बहुत कम ही पूछा जाता है, ठीक ना। ठीक है, ये रावल्ट का नियम तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब देखो एक चीज और, चलो इस अब देखो यहाँ पे ठोस पदार्थ का द्रव में विलयन, ठीक ना, एवं उसका क्या करना है, वाष्प दाब निकालना है। अब देखो वाष्प दाब तो निकल गया, किसका, द्रव जब था तब, द्रव दोनों द्रव था, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ठोस का, ठीक है। तो इसका जो है निकालने के लिए सबसे पहले देखो ये बिल्कुल उसी तरह से है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, चाहे ठोस रहे द्रव रहे सारा चीज उसी तरह से। ये देखो ये मैंने बताया था P1 समानुपाती मोलन्स के बराबर, बिल्कुल वही चीज है, कुछ नहीं है, ठीक। चलिए अब आप हेडिंग दीजिए आदर्श विलयन, ठीक है। हाँ चलिए यहाँ पे देखिए, अब हम लोग क्या जानने वाले हैं, आदर्श विलयन। ये देखिए आपको आदर्श विलयन दिख रहा होगा, चलिए तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे अब, ठीक, कि ये क्या आदर्श विलयन है क्या। तो देखो सिंपल सा बात है कि आदर्श विलयन किसको बोलते हैं, तो आदर्श विलयन जो है ना वैसा होता है जो कि सभी सांद्रताओं पे रावल्ट का नियम का पालन करता है, उसे आदर्श विलयन कहते हैं। सिंपल सा बात है, यानी जो विभिन्न सांद्रताओं पे रावल्ट के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं। ये तो आपका ऐसे ही लिखा हुआ है, ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं, है ना, यहाँ पे ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर रावल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। ये तो एक लाइन का आंसर मिल गया, लेकिन इसका एक और जो है, एक नहीं एक्चुअली दो गुण, इसका दो गुण जो है वो और है, वो भी जान लीजिए, ठीक है। तो इसका जो है दो गुण क्या है, तो इसका दो गुण है आपको, देखो इसका मतलब दो गुण क्या है, तो मतलब इसका जब मिश्रण बनाया जाएगा ना, इसका जब मिश्रण बनता है तो इसका क्या क्या इंथैल्पी और आयतन, ठीक ना, दोनों में परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, इंथैल्पी किसको बोलते हैं, तो इंथैल्पी कहने का मतलब है कि हीट, इंथैल्पी एक तरह से मान लो
हीट में परिवर्तन नहीं होते हैं। दूसरा क्या, वॉल्यूम में, यानी कि आयतन में, ठीक है, ये दोनों में परिवर्तन नहीं होंगे। ये बात आपको याद रखना है, ठीक। तो अब देखो, हीट की बात करें तो अब हीट में परिवर्तन क्यों नहीं होता, क्या है, तो इसके बारे में जानना है। जैसे कि मान के चलो कि कोई जो है आप पानी है, ठीक है, और उसमें जो है कुछ वैसा चीज़ मिलाया गया जिसमें कि हीट मतलब बाहर नहीं निकलता है, या हीट की ज़रूरत उसको नहीं है, ना तो वो ऊष्माक्षेपी है ना ही वो ऊष्मा शोषी है। तो इसमें क्या होगा, यानी आपका जो है इसको इस तरह से बोलते हैं डेल, ठीक ना, इसको क्या बोलते हैं, डेल इंथैल्पी बोलते हैं। और इसको जो है H बराबर 0, यानी हीट का मान जो है 0 रहेगा, ठीक। उसी तरह से अगर जो है, ठीक ना, उसी तरह से अगर ये मिश्रण रहे, ठीक ना, दोनों मिश्रण को मिलाया जाए तो उसका वॉल्यूम का मान जो है, मतलब मान में अंतर जो है, तो वो भी 0 रहेगा, ठीक ना। अब 0 क्यों रहने वाला है, तो 0 जो है वो इसलिए रहने वाला है क्योंकि देखो, मान के चलो Vm का जो है, यानी वॉल्यूम 1 का मान 1 लीटर, कोई सा भी मिश्रण है 1 लीटर का, इसमें जो है और 2 लीटर मिला के दिया गया, तो टोटल वॉल्यूम जो है वो कितना, 3 लीटर के बराबर है, ठीक ना। तो अब आप बताओ, ये दोनों को जोड़ोगे फिर भी 3, और टोटल जो जोड़ रहे हो वो भी 3, ठीक है ना, यानी इसमें लॉस जो है नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे मिश्रण होते हैं जिसको जैसे ही आप मिलाओगे तो वो क्या होता है, वाष्प बन के उड़ना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि मान के चलो पानी में अगर आप जो है एल्कोहल मिलाओ, ठीक ना, पानी में एल्कोहल मिलाओ तो वो जो है क्या होता है, उबलना स्टार्ट हो जाता है, वाष्प बन के उड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें जो है हीट भी हो जाता है थोड़ा बहुत, और वॉल्यूम भी कम हो जाता है। तो उस तरह के विलयन को आदर्श विलयन नहीं कहा जाता है। आदर्श विलयन किसको कहा जाता है, जिसमें कि हीट जो है, यानी इंथैल्पी की मात्रा जो है वो चेंज क्या है, मतलब वो 0 के बराबर हो, और उसके बाद जो है वॉल्यूम की मात्रा जो है, ठीक ना, यानी चेंज इन वॉल्यूम वो भी आपका 0 के बराबर हो, ठीक। और आपका अनादर्श विलयन, जस्ट इस अनादर्श विलयन जो है इसके जस्ट उल्टा है। ये विलयन सभी सांद्रताओं पर रावल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। उसके बाद इसमें जो है हीट की मात्रा, यानी कहने का मतलब है, इसका उदाहरण भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसमें जो है चेंज इन इंथैल्पी लिखिएगा वहाँ पे, चेंज इन इंथैल्पी, या फिर इंथैल्पी का अंतर लिख दीजिएगा। तो इंथैल्पी का अंतर जो है 0 के बराबर होता है, और वॉल्यूम का अंतर भी 0 के बराबर होता है। टोटल वॉल्यूम का अंतर 0 के बराबर होता है, 0 के बराबर नहीं होता है, इसमें नहीं होता है, ठीक, अनादर्श में नहीं होता है, ठीक ना। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देखो, ये वाला पार्ट जो है, ये देखो, ये किसका है, ये आदर्श विलयन का है दोनों। ये देखो, इसमें जो है 0 के बराबर है, 0 के बराबर, जबकि उसमें आप क्या करोगे, बिल्कुल यही चीज़ लिखना है आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नहीं, आपको मैं इसमें लिख देता हूँ, ठीक है। अनादर्श विलयन वाला में आपको लिखना है डेल, उसके बाद यहाँ पे मिश्रण, ठीक, उसके बाद यहाँ पे H इज नॉट इक्वल टू 0, फिर उसी तरह से डेल, यहाँ पे मिश्रण, और यहाँ पे V से वॉल्यूम होता है, इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक। कहने का मतलब है कि कुछ वॉल्यूम जो है वो लॉस हो जाएगा, हीट की मात्रा जो है बढ़ जाएगी या घट जाएगी, ठीक। तो उसको जो है आदर्श विलयन नहीं कहते हैं, अनादर्श विलयन कहते हैं। ये हो गया। अब एक चीज़ और जान लीजिए, अब एक चीज़ जानिए कि क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक, क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। इंग्लिश में आसान है थोड़ा सा, तो सिंपल बात है
इसका डिफिनेशन आपको लिखना है तो लिखिएगा कि जिस तापक्रम पर कोई द्रव उबलने लगता है उसे उस वस्तु का क्वथनांक कहा जाता है। जिस तापक्रम पर कोई द्रव उबलने लगता है तो उसे उस द्रव का क्वथनांक कहा जाता है। ठीक ना। यानी जिस पे मतलब वैसा टेम्परेचर आएगा जिस पे वो उबलने लगेगा तो वो क्या हो जाएगा, क्वथनांक हो जाएगा। अब जैसे कि आपसे पानी का क्वथनांक पूछा जाता है तो पानी का क्वथनांक होता है आपको 373.52 केल्विन। ये केल्विन में पूछेगा तब, ठीक ना। अगर डिग्री में पूछेगा तो डिग्री में पूछा जाता है तो 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक, ये पानी का क्वथनांक है, ठीक ना, जल का क्वथनांक। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको क्वथनांक जान लिया। अब आपको जो है यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ने में आसानी होगा। क्या आसानी होगा ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, आपसे जो है पूछा जाता है यहाँ पे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है, ठीक ना। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है ये पूछा जाता है, ठीक ना। तो ये लिखिए आप, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब एवं विलायक के वाष्प दाब एवं विलायक के वाष्प दाब एवं मोल अंश में एक संबंध को स्थापित करता है। विलयन का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब और मोल अंश में एक संबंध को स्थापित करता है, ठीक ना। अब देखो, अब वो संबंध है क्या, तो ये जो है ये सिंपल सा बात है। ये देखो, किसी भी दो तरह का विलयन है तो उसका जो है ना, ये तो आपने मतलब पहले ही मतलब हम लोग जानते हैं रावल्ट के नियम से, ये जानते हैं ना। ये मैंने आपको वहाँ पे रावल्ट के नियम में पढ़ाया अभी तुरंत। ठीक, अब मान लो कि ये क्या है, विलयन का आपेक्षिक अवनमन जो है वो क्या है, डेल P1। विलयन का आपेक्षिक अवनमन डेल P1 है, ठीक है ना। तो डेल P1 बराबर क्या हो जाता है, डेल P1 बराबर हो जाता है आपका P10 माइनस आपका P1, ये हो जाता है, ठीक ना। अब P1 का मान जो है, P1 का मान यहाँ पे रख दिया, P1 नोट इंटू x1, ठीक। और फिर जो है क्या किया, कॉमन ले लिया है P1 नोट कॉमन ले लिया तो ये बच गया 1 माइनस x1। अब 1 माइनस x1 बराबर क्या होता है, x2। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया है। तो ये क्या कर दिया, उसी को डेल P1 बराबर कर दिया है x2 इंटू P1 नोट, ठीक। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन, ठीक। यही चीज़ जो है आपका आपेक्षिक वाष्प दाब का नमन हो गया, अवनमन हो गया, ठीक है। इतना भी अगर आप लिख देते हैं तो आपको जो है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एक लाइन और लिखना है। क्या करना है, अब ये जो पार्ट आया तो इसमें जो है इसके स्थान पे क्या लिखा है, ये ठीक ना, इसके स्थान पे P1 नोट माइनस P1, ठीक ना, इसके स्थान पे ये लिखा हुआ है। यहाँ देखो, इस समीकरण से लेके चला हुआ है। ये देखो, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, डेल P1 बराबर आपका है ना P1 नोट माइनस P1, इतना है। अब इसी को जो है क्या किया, सभी में जो है
क्या किया है, भाग दे दिया गया है। किस चीज़ से, तो P1 नोट से। ये देखो यही चीज़ है ऊपर में लिखा हुआ और सभी में जो है भाग दे दिया गया है, ठीक ना। तो भाग देने के बाद जो है ये पूरा का पूरा कट जाएगा। किस तरह से, ये देखो इस तरह से। ये जो है आपका किस तरह से कटेगा, तो ये जो है आपका बच जाएगा यहाँ पे डेल P1 बटे P1 नोट बराबर, ये P1 नोट और P1 नोट ये जो है दोनों कट जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, ठीक ना। यानी यहाँ पे बच जाएगा 1 माइनस P1 बटे P1 नोट, ये इतना बच जाएगा, ठीक ना। और ये जो है किसके बराबर होता है, ये आपका बराबर होता है x2 के, ठीक। तो ये वही चीज़ बताया गया है, ठीक। और इसमें से आपको कुछ नहीं करना है। अब एक चीज़ देखिए, ये x2 का मान जो है ना, x2 का यहाँ पे मान रख गया, बहुत सारा बनते जाएगा, जितना बनाइएगा उतना बनते जाएगा। यहाँ पे क्या किया, ये देखिए ये फॉर्मूला वही है। और एक चीज़ में आपको याद होगा कि मैंने आपको लिखाया था कि x2 x मतलब मोल अंश बराबर होता है आपका, क्या होता था यहाँ पे फॉर्मूला होता था ना कि N2 बटे आपका N1 प्लस N2, ये होता था मोल अंश का फॉर्मूला। तो ये वही चीज़ जो है मोल अंश का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया x2 के स्थान पे, ठीक है। तो एक फॉर्मूला यहाँ भी बन गया, ठीक। और फिर उसी को जो है वेट में अगर कन्वर्ट कर दिया तो फिर जो है एक फार्मूला आपका यहाँ भी बन गया। तो ये जो है फार्मूला है, ये जो जिस पे मैं आपको मार्क कर रहा हूँ इस तरह से, उसको नोट कर लीजिए। एक यहाँ है और एक जो है आपका ये वाला फार्मूला नोट कर लीजिए, ठीक है। और एक जो है आपका ये वाला फार्मूला नोट कर लीजिए, ठीक। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन, ठीक है। ओके, तो बिल्कुल ये जो है आपका न्यूमेरिकल पार्ट है, इसको जो है कर लीजिएगा खुद से। नहीं होता है तो फिर जो है कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बाकी हम लोग जो है कल देखेंगे। ओके, ठीक है। चलिए कल क्या, मैं आपको आज ही बता देता हूँ, ये क्वथनांक का उन्नयन ये जो है मैं आपको आज ही करवा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसको भी आप देख ही लीजिए एक बार। सबसे पहले क्वथनांक का उन्नयन होता क्या है ये जान लीजिए। तो देखो, सबसे पहले जो है कोई सा भी चीज़ विलयन बनाने के लिए दो चीज़ का ज़रूरत होता है। विलयन बनाने के लिए यानी कोई चीज़ का घोल बनाने के लिए दो चीज़ का ज़रूरत होगा, ठीक ना। तो जब दो चीज़ का ज़रूरत होगा तो एक तो आपका विलायक और विलेय, इसमें मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दिया है पहले ही, ठीक है। तो विलायक क्या होता है, विलायक होता है कि जो कि इसके अंदर जो है घुलाने की क्षमता रखता है, यानी कुछ भी दो तो घुल जाएगा, ठीक है। विलेय क्या होता है, विलेय घुलने की क्षमता रखता है। विलायक घुलाने की क्षमता, विलेय घुलने की क्षमता रखता है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक। इसके बाद जो है आपको मान लो, ठीक ना, मान लो कि विलायक का जो है, विलायक का क्वथनांक जो है यानी आपका जो है TB नोट, ठीक है। विलायक का क्वथनांक TB नोट है मान लो, ठीक ना। मानने में क्या जा रहा है, और जब इसमें जो है विलेय को डाला गया तब जो है इसका क्वथनांक क्या हो गया, तब इसका क्वथनांक जो है TB हो गया, ठीक ना। तो एक बात बताओ कि इसका क्वथनांक ज़्यादा होगा कि इसका क्वथनांक ज़्यादा होगा,
तो निश्चित बात है कि इसका क्वथनांक ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि विलायक का क्वथनांक मान के चलो ठीक है, मान के चलो कि 5 था, 5 केल्विन। तो अभी जो है उसका क्वथनांक जो है बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि उसमें जो है कुछ और घोला गया, विलेय के रूप में कुछ और डाला गया, तो उसका भी क्वथनांक तो कुछ होगा ना, तो इस वजह से इसका क्वथनांक जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यही दोनों के अंतर को जो है ना, ये दोनों के अंतर को यानी डिफरेंस को, यानी कि आपका डिफरेंस जो होगा इस दोनों के बीच का, तो उसी को क्या बोलते हैं? उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं क्वथनांक का उन्नयन। ठीक, ये दोनों के डिफरेंस को। तो आप जो है लिखिएगा किस तरह से? बिल्कुल इसी तरह से लिखिएगा कि माना विलायक का क्वथनांक टीबी नोट है और विलयन का क्वथनांक टीबी है, तो क्वथनांक बराबर हो जाएगा, क्वथनांक का उन्नयन बराबर क्या हो जाएगा? ठीक ना, क्वथनांक का उन्नयन बराबर, यहाँ पे देखिए आपका लिखा हुआ है, ठीक ना, डेल टीबी बराबर टीबी माइनस आपका टीवी नोट, ये क्वथनांक का उन्नयन कहा जाता है। इतना बात आपको समझ। लेकिन क्वथनांक का उन्नयन जो है ये किसके बराबर होता है? ये आपका मोललता के बराबर होता है। ये भी आपको नोट कर लीजिएगा, क्वथनांक का उन्नयन मोललता के बराबर होता है। मोलेलिटी मोलेरिटी नहीं कह रहे हैं, मोलेलिटी, मोललता के बराबर होता है, छोटी एम के बराबर। अगर बड़ी एम रहता तो वो जो है अलग चीज हो जाता। ठीक है, ये छोटी एम के बराबर होता है। ठीक, अब यहाँ पे जो है ये क्या है? डेल टीबी बराबर आपका मोललता के बराबर, मैंने आपको बोला मोललता के समानुपाती होता है। ठीक है, पहले ही समानुपाती जानिए। और समानुपाती को हटाने के लिए जो है क्या आता है? एक आपका आता है क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, जिसको केबी से लिखते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक आता है, जिससे कि क्या हो जाता है? समानुपाती का चिन्ह हटता है और ये जो है इसके बराबर में आता है। ठीक, हालांकि मैंने वहाँ पे आपको बराबर बोल दिया था कि मैंने आपको क्या बराबर बोल दिया? क्वथनांक का उन्नयन मोललता के बराबर होता है। तो क्वथनांक का उन्नयन मोललता के बराबर नहीं होता है, क्वथनांक का उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है। ठीक है, और उसी समानुपाती को हटाने के लिए आता है क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। ठीक, ये इसी तरह का हो गया, बस और कुछ है नहीं यहाँ पे। अब एक चीज देखिए, मोललता आपको जो है पता है, मोललता बराबर ये फॉर्मूला होता है, मोललता बराबर ये फॉर्मूला होता है ना, ये आपका जो है मोललता का फॉर्मूला है। ठीक, और इसी को जो है इस तरह से सीधा करके पूरा लिखा हुआ है, m बराबर यानी मोललता बराबर, ये मोललता का फॉर्मूला है, मैंने आपको बताया हुआ है। अब यहाँ पे कुछ नहीं किया गया है, पूरा डेल टीबी है। ठीक ना, इसको जो है इसको डेल पढ़ते हैं। ठीक, इसको जो है डेल पढ़ते हैं, बड़ी डेल, और छोटी डेल जो है ये इस तरह से होता है। ठीक, तो ये क्या हो गया? डेल टीबी बराबर आपका केबी, ये गुना था आपका उसमें, बाकी बात जो है यही फॉर्मूला है, बाकी बात यही चीज़ जो है यहाँ पे उठा के रख दिया है। ठीक है, और ये जो है एक फॉर्मूला बन गया। और ये जो देखो, ये जो यहाँ पे m2 दिख रहा है आपको, ये m2 को उठा के यहाँ लेके चला आया। ठीक है, ये m2 को उठा के यहाँ लेके चला आया और इसके स्थान पे जो है ये वाला पार्ट आ गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये वही फॉर्मूला है। और इसी चीज़ को क्या बोलते हैं? इसी चीज़ को बोलते हैं क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, बाकी जो है आपका बच गया हिमांक अवनमन और उसके बाद जो है प्रासरण दाब। तो ये सारा चीज़ जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ओके, और
कल जो है किसी कारणवश जो है क्लास नहीं हो पाया था, नहीं तो आज जो है आपका पूरा का पूरा चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो जाता। तो हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जो है क्लास को जो है लाइक कर दीजिएगा, उसके बाद जो है क्लास को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ओके, अपने दोस्तों में। और हाँ, इसके साथ ही जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अब जो है आपका क्लास जो है सीधा मंडे को आने वाला है, ठीक ना। अब आपका क्लास जो है वो सीधा आपको मंडे को आने वाला है, ठीक है। मंडे कितना तारीख है आपका, 23 नवंबर, ठीक ना। 23 नवंबर यानी 23 नवंबर को आने वाला है, ठीक। आराम से जो है अच्छे तरीके से छठ पूजा एंजॉय कीजिए, ओके। देखो सिंपल सा बात है कि जब आपको जो है जब कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी त्यौहार हो, तो आराम से जो है एंजॉयमेंट कीजिए। उसके बाद फेस्टिवल जैसे ही ख़त्म होता है, आप जो है बिल्कुल जिस अनुसार से आपने जितने उत्साह से फेस्टिवल को एंजॉय किया है, तो उसी अनुसार से जो है आप पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए, और उसको भी जो है आप उसको भी बिल्कुल फेस्टिवल के तरह ही जो है सेलिब्रेट कीजिए। आराम आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।